मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है पटना में चुनाव आयोग के मतदाता पहचान पत्र के विरोध में एक विशाल रैली। वो संविधान का किताब लेकर के जो राजीव गांधी बोलते हैं वो प्रदर्शन और भाषण। चुनाव आयोग का मुद्दे पर अब चर्चा कई दिनों से मैं कर रहा हूं, समाचार चैनलों पर भी मैंने कहीं पे बोला है और देश भर में आ गया। अब उस पर विषय नहीं रहा, आज विषय बड़ा हो गया। यह आप नहीं कि आज का विषय दूसरा हो गया है। अब चुनाव आयोग के मतदाता वेरिफिकेशन का वजह ही नहीं, क्योंकि करीब करीब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सर्वे प्रसारित हो चुका है कि जहां जहां से विरोध ज्यादा हो रहा है उसका कारण क्या है। एक बार ये मैं भी आपको सामने रख दूं कि मान लीजिए कि पटना में विरोध हो रहा है, तो पटना में कुल 100 लोग रहते हैं, आधार कार्ड 126 लोगों का बना है। यह चिंता का विषय है। वो 26 लोग कौन है, या हो सकता है वो 100 लोग कौन है। 26 लोग या हमारे भारत के लोग हों, बाकियों ने आधार कार्ड बनवाए ना हो अब तक। यह बड़ा मुद्दा है, परेशानी यही है। और वो जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि यह मोदी और शाह के इशारे पर चुनाव आयोग कर रहा है, कुछ हद तक वो सही कह रहे हैं, क्योंकि यह बेशक मोदी और शाह के इशारे पर ना हो, यह एक रूटीन प्रक्रिया हो। चुनाव आयोग हर बार मतदाता पहचान करता है और मतदाताओं का नाम जोड़ता और हटाता है। यह कांग्रेस के रिज्यूम में भी था, अभी भी है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन दर्द इस टाइम क्यों अलग है? बीमारी की पहचान हो चुकी है, और जब बीमारी की पहचान हो जाएगी तो सही दवा की जानकारी मिलेगी, और सही दवा से मरीज को परेशानी होगी अगर वो इलाज में ठीक होना नहीं चाहेगा। तो बीमारी है कि चुनाव आयोग को भी पता है कि भाई 100 आदमी अगर रहता है तो 126 राशन कार्ड आधार कार्ड कैसे, मतलब वो 26 लोगों की तो कम से कम जान पहचान हो। तो अगर यह बिहार में संभव है तो आप बंगाल में तो मेरे ख्याल से 100 में 526 कार्ड होंगे, क्योंकि वहां रेशियो बहुत बुरी है। और अगर भारत के मतदाताओं का ही मतदान रहे और बाकियों को हट जाए तो यह मतदाता किसके हैं, यह दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। अवैध घुसपैठिए, बांग्लादेशी, रेहनिया, यह सब किसको वोट करते हैं, कौन इसका संरक्षक है, कौन इसके हितों में बात करता रहे, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो लाजमी है कि परेशानी उन्हीं की होगी। तो बिहार तो अभी झांकी है, असम बंगाल बाकी है, जहां पर तो इससे भी ज्यादा बवाल होगा, क्योंकि वहां ज्यादा सवाल है, क्योंकि वहां का तो डायग्राफी एकदम बदल गया है। वहां स्थिति यह है कि आसाम में लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी सरकार इसलिए नहीं बनाई कि वो कोई बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं, मोदी का नाम इकबाल बहुत ज्यादा वहां है, नहीं। वो असर यह है कि बाहर के आए बांग्लादेशियों ने आसाम में इतना न ज्यादा डायग्राफी में चेंज कर दिया है कि वो यहां का मुसलमान परेशान हो गया है। उसके सभी हकों का लूट बांग्लादेशी और रेहनिया मुसलमानों के द्वारा हो रहा है, और इस वजह से जो भारत का मुसलमान है वो अब भाजपा का वोटर है। अनफॉर्चुनेट, मतलब आश्चर्यजनक रूप से पूरे देश में मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करता, लेकिन आसाम में उसने देखा कि भाई मेरे अधिकारों की हनन वर्तमान सरकार के पहले वाली सरकारों ने खूब किया। हमारा हिस्सा बांग्लादेशियों को दे दिया, रेहनियों को दे दिया, अब वो हमको पीट रहे हैं, हमारा नुकसान कर रहे हैं। इस वजह से अब उन मुसलमानों ने मजबूर होकर के भाजपा को वोट दिया, और लगातार 2 बार से भाजपा का सरकार बन रहा है। बांग्लादेश में भी करीब करीब यही है, जो आए दिन मारकाट हो जा रहा है। आप एक तुलसी का पेड़ लगाने से पूरी आग लग जा रही है, पुलिस कुछ नहीं बोल रहा है। वो ड्यू टू बांग्लादेशी, रेहनिया, बाहर के बसाए हुए मुसलमान हैं ये जो आतंक मचाते हैं। दिल्ली में भी जो दिल्ली में दंगा हुआ था राष्ट्रपति अमेरिका के मौजूदगी में, वो सब बांग्लादेशियों ने किया था, और यह कई जगह हो रहा है। तो लोगों का 2 तरह का रिएक्शन आ रहा है। एक तो जो विदेशी एनजीओ के माध्यम से फंड आता है यहाँ के डायग्राफी चेंज करने के लिए, वो लोग कह रहे भाई काहे चुप बैठे हो, कुछ करो, नहीं तो हमारे सारे लोग तो हटा दिए जाएंगे। मोदी ने तो बड़ा गहरा चाल चल दिया है चुनाव आयोग के माध्यम से, क्योंकि चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है और संवैधानिक संस्था है, और उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, और इस माध्यम से कोर्ट में भी राहत नहीं मिलेगी। कोर्ट थोड़े कहेगा कि आप मतदाता की पहचान न करें।
और यह चुनावी भाषण में तो ठीक लगेगा कि भाई आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो आप काहे नहीं कर रहे? नहीं, आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाने में आपको अपना पहचान देना होता है कि मैं राकेश सिंह परमार हूं। और मतदाता पहचान पत्र में क्यों है, क्या पहचान देना पड़ेगा? मतलब आप, मैं बलिया का रहने वाला हूं, बलिया में मेरा जन्म हुआ है, मेरे बाप दादाओं का जन्म भी बलिया में हुआ है। 500,000 साल पहले वो धारनगर से आए थे, तो मेरे पास धारनगर का भी प्रमाण है, वो भी धारनगर भारत में ही है। तो ही इन लोगों का होगा कि कहां से आए हो, पता चला तार के नीचे से आए, बीएसएफ को पैसा देकर आए, तो फिर उसी तार के नीचे से भेज दिए जाएंगे। डर इस बात का है, इसीलिए एनजीओ सक्रिय हुए और सारे राजनीतिक दल के लोग आसमान सर पर उठाए हैं और गरीब गुरबा अल्पसंख्यक और का नारा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बिना गरीब का नाम लिए तो चुनाव में लाभ मिल ही नहीं सकता। कोई भी भाषण बिना गरीब 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 कहे हो ही नहीं सकता। और आश्चर्य और हंसी का बात है कि जो लोग गरीब गरीब कहते हैं वो खुद ही गरीब होते हुए अमीर हो जाते हैं। लालू प्रसाद यादव उसका उदाहरण है। बिहार में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप कह रहे हैं कि जो लोगों ने बिहार का पैसा लूटा है वो पाई पाई बिहार के खजाने में आएगा। तब मुझे उम्मीद बने कि चारा घोटाला वाला पैसा भी आएगा, स्टैम्प घोटाला वाला पैसा भी आएगा, ट्रेजरी घोटाला वाला पैसा भी आएगा, वो सब आएगा इसका मानी। तब जाकर के तेजस्वी का बात सही होगा कि क्या वो अपने पिताजी का चारा घोटाला वाला पैसा लाएंगे, ट्रेजरी घोटाला वाला पैसा लाएंगे, और कई तरह की घोटाले जो हमको याद नहीं है। जमीन के बदले नौकरी जो दिए हैं वो वाला घोटाला आएगा। जिस पैसा से डिफेंस कॉलोनी के महंगे इलाके में घर लिया गया उसका पैसा आएगा। जिस कमाई से छतरपुर में आलीशान फार्म हाउस रह रहे वो सब वापस आएगा? नहीं आएगा, ये भाषण के लिए है। लेकिन मित्रों, इससे ज्यादा जो मुझे सोचने पर मजबूर किया या जिस पर मैंने विश्लेषण करना चाहा, क्योंकि आपको पता है कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण बताता, सुनाता या दिखाता हूं जो और चैनलों पर होता नहीं है। हालांकि अनफॉर्चुनेट है या इत्तेफाक है कि और चैनलों पर भी इस पर हुआ, मैं भी करूंगा। यह मुद्दा था पप्पू यादव का मंच पर ना चढ़ने देना। हालांकि समाचार चैनलों के इंटरव्यू में उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं था। एक उन्होंने अपना वीडियो बैग जारी किया है कि नहीं मेरा पाँव फिसल गया। खैर, आप राजनीति में ही फिसल गए। लेकिन मैं जिम्मेवारी और जवाबदेही से कह रहा हूँ कि पप्पू यादव को ना तो लाभ जूता मार के भगाएगा, ना धक्का मुक्की कभी, ना वो चढ़ रहे थे लोग मार रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको पचजूती मार करके नहीं हटाएगा, ना ही थपरिया करके हटाया गया। हाँ, उन्होंने एक सिक्योरिटी वाले को हाथ दिया, सिक्योरिटी वाले हाथ देकर खींचा, तब तक दूसरे से उड़े ना ना इसको नहीं चढ़ने देना है। अब सिक्योरिटी वाला ना छुड़वाए, भाई हटो भाई, बार बार कर नहीं आने दो, मैं पप्पू यादव हूँ। बोला हमको मालूम है तुम पप्पू यादव, इसीलिए नहीं आ सकते। अब सिक्योरिटी वाले ने नहीं कहा, लेकिन मैं कह देता हूँ कि सिक्योरिटी वाला कहना क्या चाहता था। असल में पप्पू को भी पता है कि मंच पर तेजस्वी थे और राहुल गांधी आज के तारीख में, मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, मेरे लिए बड़ा प्रिय है राहुल गांधी, लेकिन राजनीति में बंडमरू हो गया और उसका वजह भी कांग्रेस ही है। वो अलग विषय हो जाएगा कि कांग्रेस की अभी स्थिति क्या है, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूं। तो अभी सिर्फ राहुल के मौजूदगी में राहुल के लोगों की बेइज्जती पर ही चर्चा हो, क्योंकि लाली परिवार नहीं चाहता कि तेजस्वी तेज प्रताप के मुकाबले कोई आदमी और वहां पर नेतृत्व में उभार आए और विकल्प की राजनीति में विकल्प बने। गांधी परिवार तो कभी नहीं चाहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, बल्कि कुछ हद तक पायलट, इन सबों के दुर्दिन क्यों है कांग्रेस में? क्योंकि ये सब राहुल प्रियंका की उम्र के बराबर के हैं, तो उनको तो स्कोप मिल ही नहीं सकता। यही हाल पप्पू यादव की है। अगर पप्पू यादव को माइलेज मिल जाएगा तो पप्पू मेहनती है। अगर मेहनत उन्नत करके कहीं उसने कुछ कर लिया तो क्या होगा? फिर तो स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी, और स्थिति इतनी बिगड़ेगी कि लालू प्रसाद के बेटों के लिए वहां पर कोई इसको रह नहीं पाएगा। इसीलिए लालू प्रसाद नहीं चाहते कि पप्पू लाइमलाइट में और उनको किसी तरह का मंच मिले, इसीलिए उनको चढ़ने से मना किया गया। यही हाल कन्हैया का रहा। पप्पू यादव तो खैर ट्रक तक पहुंच गए थे, वो तो जीने पर एक पांव रखे, उसके बाद उनको उतारा गया। कन्हैया को तो ट्रक तक भी नहीं जाने दिया गया, सुरक्षा कर्मियों ने वहीं रोक लिया। कन्हैया के साथ भी वही मामला है। कन्हैया तेज तरार आदमी है,
छल प्रपंच और हर तरह का विधा का धनी आदमी है। कन्हैया ने जेएनयू में राष्ट्रद्रोह का ट्रेनिंग लिया है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह का जाप किया है, विदेश से समर्थन और सहयोग लिया है। अगर ऐसा ड्रामेबाज नौटंकीबाज आदमी को बिहार में मंच मिल जाएगी तो वो तेजस्वी तेज प्रताप के लिए नुकसान साबित हो सकता है। इसीलिए तेजस्वी ने कहा कि ना 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 पप्पू और कन्हैया को ना चलने दें। और सबसे ज्यादा बुरी स्थिति राहुल गांधी की रही कि उनके सामने ही उनके नेताओं को मन से धकियाया गया और वो कुछ नहीं बोल सके। इससे बुरी और इससे बदतर स्थिति हो ही नहीं सकती। राहुल गांधी को ईश्वर सद्बुद्धि दे और एकला चलने की प्रेरणा दे। बेशक वो 5 सीट निकाले लेकिन अकेले चले। इस तरह की जलालत से पूरी कांग्रेस की नाक कटवा रहे हैं, पूरी बेइज्जती करवा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो अपना काम कर चुके हैं। अब कांग्रेसों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। मित्रों, यह तेजस्वी का रैली था, लेकिन एक बात किसी ने ध्यान दिया कि नहीं? मैंने दिया। वो जो मंच से संबोधन हो रहा था उसके आजू बाजू में सिर्फ कांग्रेस का झंडा था, तेजस्वी का झंडा नहीं था। मतलब आरजेडी का झंडा कहीं नहीं दिखा। नेता कांग्रेस के थे, कार्यकर्ता कांग्रेस का था, झंडा और लाव लश्कर कांग्रेस का था, और मंच तेजस्वी का था, क्योंकि जिसको उसने चाहा वही उस पर चढ़ा, जिसको उसने नहीं चाहा वो नहीं चढ़ पाया। वैसे राहुल गांधी के लिए तो बड़ा जरूरी था कि जिस बिहार के मतदाताओं की बात करने के लिए वो गए हैं, उनके स्वाभिमान की कुटाई और बेइज्जती महाराष्ट्र में हो रही है। और जो लोग कर रहे हैं वो उनके अपने सहयोगी ही हैं। मतलब शिवसेना के साथ उनका वहां सरकार चल रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपदस्थ कर दिया मतदाताओं के माध्यम से, वो एक अलग बात है। लेकिन वहां जिस महाराष्ट्र की बात की कि महाराष्ट्र में वोट की चोरी हुई है, उस महाराष्ट्र में बिहारियों की आसमत की चोरी हो रही है, लूट हो रही है। राहुल गांधी को इस बार को बोलना चाहिए था। असल में उनको पटना के जगह मुंबई में रैली करना था और बाल ठाकरे के दोनों बच्चों को यह समझाना था कि यह पूरा भारत एक है, भाषा के विभेद के लिए लोगों को अपमानित ना करो, और अपमानित अगर करो तो बड़े लोगों को करने की हिम्मत जुटाओ। ये गरीब लोगों को, बाहर के समोसा बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाले को मार करके वीडियो ना बनाओ। मारना हो तो अमिताभ बच्चन हिंदी वाला है उसको मारो, शत्रुघ्न सिन्हा हिंदी वाला उसको मारो। निरहुआ ने तो तुम्हारी औकात ही बता दी, चैलेंज कर दिया कि मैं मुंबई में रहता हूं और मैं मराठी नहीं बोलता, ना बोलूंगा। तुम्हारी हैसियत औकात होना तो आओ मेरे से निपटो, जाओ जा करके निपटो। राहुल गांधी को यह कहना था। लेकिन राहुल गांधी अगर यह सब कह पाते तो इतने दुर्दिन में नहीं होते कि उनके उपस्थिति में उनके लोगों को मन से भगा दिया जाता। मित्रों, कांग्रेस को ईश्वर सद्बुद्धि दे और आत्मसम्मान का रक्षा करने का बल दे, यही मैं उम्मीद करता हूं, यही मैं प्रार्थना करता हूं, और इन्हीं मनोकामनाओं के साथ आज का गाड़ी का विश्राम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।